घरेलू तशद्दुद का शिकार टीवी एंकर आयशा जहां ज़ेब का अपने खावंद से राज़ीनामा तो हो गया, लेकिन वहीं ये मौजू अब भी ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान में ख़वातीन की मखसूस तादाद अपने घरों में रहते हुए भी महफूज नहीं और नफ्सियाती और जिस्मानी इस्तेसाल का शिकार हैं। औरत पर हाथ उठाने का सिलसिला कैसे शुरू होता है? मर्दों की तरबियत में कहाँ कमी रह जाती है? औरत अपने ऊपर होने वाले जुल्म की शिकायत कहाँ कर सकती है? ऐसे बहुत से सवालात के जवाब जानने के लिए WMC ने बात की है ख़वातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम की बानी बुशरा खालिक से और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद से। डोमेस्टिक वायलेंस चूँकि घर की चार दीवारी के अंदर होने वाले तशद्दुद का नाम है, तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ उस वक्त सरफेस या बाहर आती हैं जब जिस्म पे चोट लगी होती है और दूसरों को दिखाई जा सकती है। जब चेहरा जख्मी हुआ है या उसके ऊपर बहुत से निशानात रह गए हैं तो मैं और आप कहेंगे यस, ये तो एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है। लेकिन उससे पहले जितना कुछ हो रहा होता है, अगर वो सिर्फ नफ्सियाती हो रहा है तो उस वायलेंस की मुझे और आपको कभी भी पहचान नहीं हो पाएगी या हम उसकी शक्ल देख नहीं सकेंगे। अगर आप पुलिस के पास जाएं तो वो कहेंगे कि घरेलू तशद्दुद की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती, हालांकि लॉ मौजूद है। उसकी वजह यही है कि बहुत सी चीखें, बहुत सा शोर और बहुत सारी शिकायत घर की चार दीवारी में दम तोड़ जाती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं। ये रिसेंट एग्जांपल आपके सामने है कि आयशा जहां ज़ेब एक खातून जो इंडिपेंडेंट है, जो पढ़ी लिखी है, जो खुद मीडिया में आ रही है, ये रिपोर्ट नहीं कर सकी इसको बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। बिकॉज शी सेड आई वांटेड टू सेव माय हाउस, अपना घर बचाना चाहती थी, अपने होम को सेव करना चाह रही थी बच्चों की वजह से, और इस तरह के बहुत सारे रीजंस हैं। बट देखिए रिजल्ट क्या निकलता है, ये चीज़ रुकती नहीं है। आप कोई भी पेज उठाकर देख लेंगे, वहाँ विक्टिम को रीविक्टिमाइज किया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है कि ये खुद जुबान चलाती हैं या इनका बिहेवियर ठीक नहीं, करेक्टर ठीक नहीं, ये दबाव डालती हैं मर्दों के ऊपर कि इतना पैसा लेके आओ। इस किस्म की जो बातें हैं वो दरअसल हौसला शिकनी करती हैं उन औरतों की भी जो कि बात करना चाहती हैं कि हम इस वक्त एक पुरअमन और पुरतहफ़्फ़ुज़ ज़िंदगी नहीं गुजारे, हमारे कुछ मसाइल हैं। यही वजह है कि आदाद-ओ-शुमार कभी भी इस तरह के मसाइल की पूरी तरह से अक्कासी नहीं कर पाते। इतनी करेज है, इतना बोल्ड होना शायद मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कम टू पुलिस। सिंपल ये है कि अपनी कंप्लेंट लिख कर, या अगर वो नहीं भी लिख सकती, अगर 15 पे कॉल करेंगे पुलिस उनके पास आ जाएगी और उनसे वो उनका जो मसला है वो सुनेगी, और फिर जो एक रिटर्न एक एप्लीकेशन होती है वो खुद नहीं लिख सकती तो पुलिस खुद लिख देगी उनके लिए, एंड दे जस्ट कैन साइन इट। और अगर वो पढ़ी लिखी नहीं भी है तो एक अंगूठा भी लगा सकते हैं उसके ऊपर। इससे ज़्यादा का प्रोसीजर ही नहीं है, और FIR रजिस्टर हो जाएगी उसके अगेंस्ट जिसके खिलाफ वो करवाना चाहती हैं, और इसके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इतना ही सिंपल है बस। बहुत सारी जगहों पे हमें ये देखने को मिला है कि वो लोग जो बहुत पब्लिक फिगर भी थे, उनके साथ भी घर के अंदर इस तरह के वाक़यात या तो सीरीज़ ऑफ इस तरह के इंसिडेंट्स होते रहे या कभी कभार होते हैं। लेकिन ये है कि जो समझौते हो रहे हैं वो किस बुनियाद के ऊपर हो रहे हैं। वो समझौता नंबर 1 है कि जी मेरी शादी हो गई है तो अब मेरा नाम इसके साथ जुड़ गया है या इस खानदान के साथ जुड़ गया है, तो वो उस ऑनर को बचाने के लिए भी बहुत सारे समझौते घर के अंदर अजियत को बर्दाश्त करते हुए हो रहे हैं। समझौता नंबर 2 ये है कि अब मेरे अपने बच्चे हो गए हैं तो अब मेरी अपनी जात क्या पीछे बची। ये हम अपनी जात की औरतें नफी भी करती हैं साथ साथ, तो वहां पर भी आके समझौता नंबर 2 ये भी हो जाता है। समझौता नंबर 3 ये होता है कि जो इस वक्त मेरी माली हैसियत है, जो मेरा इस वक्त इकोनॉमिक स्टेटस है, वो तो शायद जुड़ा हुआ है मेरे शौहर की आमदन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब मैं इस फ्रेमवर्क से बाहर होंगी तो फिर मेरी मुआशी हैसियत क्या होगी। बहुत दफ़ा ख़वातीन के अंदर सबसे बड़ी समझौते की जो अगली सूरत बनती है वो यही बनती है, और जिनके पास है वो शायद अपने पब्लिक फिगर होने की वजह से भी एक और
प्रेशर का सामना कर रही होती हैं कि अब ये मेरी बात बाहर निकलेगी तो मेरा अपना प्रोफाइल और अपनी शख्सियत के बारे में लोग क्या कहेंगे। तो ये जो लोग क्या कहेंगे, लोग मेरा सपोर्ट मुझे करेंगे या नहीं करेंगे, ये 3-4 बड़े समझौते हैं। समटाइम्स हमें ये बहुत महसूस होता है कि अगर इतनी तगो-दो करने का क्या मकसद था कि अगर एंड पे ये सुलह करनी थी, लेकिन देखिए वो उनका अपना ज़ाती एक चॉइस है। लेकिन पुलिस के लिए ये चॉइस नहीं है कि वो उसी कंप्लेंट को रद्द करे किसी की भी। सो पुलिस ने तो रिस्पॉन्ड करना ही करना। कई दफ़ा ऐसा होता है, कुछ केसेस में मेरे पास आता है कि इनकी सुलह चल रही है, देन आई टेल माई जो तफ्तीशी होते हैं कि जब इनकी सुलह चल रही है वो अपनी जगह चलती रहेगी, आपके जो लीगल प्रोसेस है वो आप पूरा करेंगे। सो वी फॉलो द लॉ। अगर सुलह हो जाए तो दैट्स अप टू देम। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस का मौजूदा कानून जो पंजाब का है, अगर आप उसको उठा के देख लें तो उसको पूरी तरह से क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। आपने यही कहा कि अच्छा उसको चोट लगेगी, औरत को, वो आएगी बाहर शिकायत करेगी तो हम मरहम पट्टी करेंगे, हम मर्द को कुछ रेडियस से उससे बाहर कर देंगे। उसकी क्रिमिनलाइजेशन नहीं हुई है, उसको प्यूनिटिव नहीं किया गया कि मर्द अगर हाथ उठाता है, मारपीट करता है तो हाँ उसको भी सजा मिलेगी। तो ये चीजें हैं जो दरअसल हमारी तरबियत और हमें पैगाम देती हैं कि खड़े किसके साथ होना है। तो मुझे ऐसा लगता है आज भी सोसाइटी ने इतना इंटरनलाइज किया हुआ है तशद्दुद को कि वो फिर पावर के साथ जाके खड़े हो जाते हैं और यही कहते हैं कि औरतें इतना बोलती हैं तो घर में चिड़चिड़ होती है, तो मर्द जो है वो गुस्सा खा जाता है तो फिर वो हाथ भी उठाता है और फिर पता नहीं क्या कुछ करता है। डोमेस्टिक वायलेंस का जो पंजाब का 2016 का तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बना है, उसकी कुछ अच्छी क्लॉजेस भी हैं जिसकी मैं तारीफ ये करूँगी कि उसको जैसे तशद्दुद को डिफ़ाइन किया गया है वो बहुत अच्छे है। कि मिसाल के तौर पर सिर्फ जिस्मानी चोट को ही डोमेस्टिक वायलेंस नहीं कहा, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, उसमें इकोनॉमिक अब्यूज़ है, फिर साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। तो ये सारी अब्यूज़ की जो फॉर्म्स हो सकती हैं और मैं समझती हूँ कि ये सिविलाइज्ड सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा कानून साबित हो सकता है अगर आप परपिट्रेटर का हाथ रोकने के लिए कुछ और ठोस और इफ़ेक्टिव मैकेनिज़म्स लाएं। और उसका महज मकसद ये नहीं होना चाहिए कि खानापुरी हो गई, कानून बन गया, किताबों में आ गया, दुनिया को भी बता दिया, लेकिन आप अपनी सोसाइटी के अंदर ज़रा डायनामिक्स को देखिए कि मर्द के पास कितना इख्तियार हमने उसको दिया हुआ है कि वो किसी और रास्ते से, किसी और ज़रिए से भी तशद्दुद कंटिन्यू कर सकता है और इस कानून से बच भी सकता है। वाई इट इज़ ऑलवेज फॉर फीमेल्स के लिए क्यों है ये सोच? वो आदमी जो ये घटिया काम करता है वो भी तो सबको फेस कर रहा होता है, उसको तो ऐसा इशू नहीं होता। जो विक्टिम है उसको फेस करने में क्या इशू है? ये हमारी सोच है और इस सोच को बदलने की जरूरत है। घर क्या तशद्दुद करवाने से बच जाते हैं? इज दिस व्हाट वी आर थिंकिंग कि डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है उसको बर्दाश्त करें? देखिए, जुल्म करना अगर गुनाह है तो जुल्म सहना भी गुनाह है। इस्लाम भी इस चीज़ की आपको तरबियत नहीं देता कि आप जुल्म बर्दाश्त करें। तो आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ ये दिस इज नॉर्मल टू गेट अब्यूज्ड बाय द हस्बैंड और उसको रिपोर्ट नहीं करना? मैंने तो ऐसे घर बसते नहीं देखे। यही एक तासुर मिलता है कि माँ ने क्या तरबियत की है अपने बेटे की, हालांकि तरबियत तो बाप भी कर रहा है, लेकिन हम फिर बोझ लाकर उसी माँ पर डालते हैं जो माँ इसी मुआशरे के अंदर इसी किस्म के पेचीदा रवैयों, ऐसे पैटर्न ऑफ बिहेवियर्स में से ही तो गुजर कर आई होती है। तो वो भी कोई एक सेहतमंद इंसान या एक सेहतमंद, मैं समझती हूँ कि फर्द की हैसियत से तरबियत का कोई बहुत मौसर इदारा नहीं बन पाती है। माँ की जिम्मेदारी जरूर है, होनी चाहिए, लेकिन उस घर के अंदर एक बाप भी होता है जहाँ से बच्चे ज्यादा सीखते हैं कि मारपीट कैसे होती है, ऊंची आवाज से घर के अंदर दहशत कैसे फैलाई जाती है, अपने फैसले जो हैं वो मर्दाना हाकमियत की बुनियाद पर रख के किस तरह मनवाए और इम्पोज किए जा सकते हैं, और घर का पूरा मुआशी निज़ाम किसके कंट्रोल में होगा। और अगर वहाँ पे माहौल इस किस्म का है कि औरत के बारे में फरसूदा सोच ही प्रमोट की जा रही है, तो यकीन कीजिए ना सिर्फ मर्द, ना सिर्फ बेटे यही कुछ सीखेंगे, बल्कि हम औरतें भी यही सीख जाएंगी कि तशद्दुद एक नॉर्मल सी बात है और मुझे उस पर बर्दाश्त करना है। अगर मैं अपना घर चलाना चाहती हूँ या मैं इस घर के अंदर जिंदगी लेके चलना चाहती हूँ, मैं जीना चाहती हूँ, तो मुझको तशद्दुद बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुझे अपने बच्चों की खातिर करना है, मुझे अपने वालिदैन की उस ऑनर की खातिर करना है जो मैं पीछे छोड़ आई थी। तो आई एम नथिंग, यही मेरा अन्नदाता है, यही मुझे खिलाए पिलाएगा, यही मेरी कफालत करेगा, लिहाजा मुझको इधर ही रहना है।
जिन लोगों ने तशद्दुद के लिए जवाब ढूंढे हैं या जिन्होंने समझ लिया कि अगली औरत को या बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए मैंने घर में जरा ना एक दहशत फैला के रखनी है और इनको पता हो कि मेरा हाथ किसी भी वक्त उठ सकता है, ना ये अपना गाल बचा सकेंगे, ना ये अपने बाल बचा सकेंगे, ना इस घर से बाहर कदम रख सकते हैं और इनको कोई पूछेगा भी नहीं, मैं ही हूं इनका सब कुछ। तो जिन लोगों ने ये सोच लिया है उन इंसानों के साथ भी बड़ी ज्यादती हो गई है और उसमें मर्दों की कैटेगरी ज्यादा आती है। ये हमने मर्दों के साथ भी नुकसान किया जिनके ऊपर हमने सारा ताकत जिम्मेदारियों का बोझ लाद के उनको हमने ह्यूमैनिटी के लेवल से कहीं और जाके खड़ा कर दिया है। मर्दों के ऊपर बहुत प्रेशर, जनरली बहुत प्रेशर होता है कि उन्होंने घर की कफालत करनी है, जहां से मर्जी पैसा कमा के लाओ। ये उनके साथ ज्यादती है। ये ना सिर्फ पेट्रियार्कल समाज की ज्यादती है बल्कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी की निशानदेही भी करता है।